स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मालती जोशी की कहानी किसी को किसी से शिकायत नहीं है। इशिता नहाकर निकली ही थी कि पापा की आवाज आई। फिर तो मैंने आईने में देखने की भी जहमत नहीं उठाई। क्रीम मलते हुए ही नीचे उतर आई क्योंकि पापा से जरा सी देर बर्दाश्त नहीं होती। वे तो सोचते हैं कि जैसे सामने वाले के पंख लगे हुए हैं। मैं नीचे पहुंची तब तक 3 आवाजें लगा चुके थे। जी पापा, बाहर शायद सुशील आया है। मैंने अभी अभी उसकी बाइक की आवाज सुनी है। जी कहकर मैं बाहर जाने को मुड़ी तो झल्लाए, पहले पूरी बात तो सुन लिया करो। मैं ठिठक कर वहीं खड़ी हो गई। देखो, उसे जरा जल्दी रवाना कर दो। वी हैव नो टाइम टू वेस्ट टुडे। और सुनो, एक बार फिर उन्होंने मुझे अध बीच में ही रोक लिया। उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। कुछ भी मतलब? यही कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, बस इतना बता दो कि फ्लाइट पकड़नी है बस। इतना भी बताने की क्या जरूरत है? मैं मन ही मन भुनभुनाई। पापा के सामने मुंह खोलने का सवाल ही नहीं था। बाहर आकर देखा, सुशील दा का कहीं अता पता न था। बगीचे में हरी पानी दे रहा था। उसी से पूछा, सुशील दा आए थे क्या? और नहीं तो जे दे के गए हैं। उसने लॉन चेयर की ओर इशारा करते हुए ठेठ अंदाज में कहा। अंदर आकर बताना था न। रुके ही नहीं, बोले जल्दी में हूँ। लॉन चेयर पर एक खूबसूरत बुके रखा हुआ था और साथ में एक कार्ड भी, हैप्पी बर्थडे। मैं दोनों चीजें लेकर भीतर आई। पापा ने अखबार से गर्दन उठाकर कहा, चला गया? आज बड़ी जल्दी गया। उन्हें भी 100 काम होते हैं पापा, पर उन 100 कामों के बावजूद मुझे बर्थडे विश करने आए थे। और घर में किसी को, यहाँ तक कि मुझे भी मेरा जन्मदिन याद नहीं रहा। अनचाहे ही मेरा स्वर कुछ तल्ख हो आया था, पर पापा ने ध्यान नहीं दिया। इत्मीनान से बोले, तुम्हारा बर्थडे याद नहीं रहा? बिकॉज वी हैव अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू अटेंड। अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स मतलब मेरी दिल्ली यात्रा। इन दिनों हम सब लोग एक उत्तेजना से भरे हुए हैं। सबकी आंखें मेरे दिल्ली प्रवास पर टिकी हुई है। पिछले 8 दिनों से मैं इसकी रिहर्सल कर रही हूँ। एमसीए की छात्रा हूँ, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, फिर भी अपने उच्चारणों पर फिर से पॉलिश कर रही हूँ। इसके साथ ही अपने एटिकेट्स, टेबल मैनर्स, जनरल नॉलेज, हेयर स्टाइल, ड्रेस सेंस सबका बार बार मुआयना कर रही हूँ। निखिल कहता भी है कि आप लोग क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं। अमेरिका वाले अंग्रेजों की तरह रिजिड नहीं होते, बहुत लिबरल होते हैं। पर पापा के कोर्ट में कोई अपील नहीं चलती। उनका निर्णय अंतिम होता है। वे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। डरते हैं कि जरा सी भी गलती हुई तो 7 समंदर पार वाला राजकुमार हाथ से निकल जाएगा। सारी मेहनत अकारत हो जाएगी। दिल्ली जाने का सारा रोमांच और उत्साह वहां पहुंचते ही ठंडा पड़ गया। पता चला कि श्रीमान 15 दिन की छुट्टी में आए हैं और इन 15 दिनों में कम से कम 20 लड़कियां देखने का प्रोग्राम है। रिजल्ट बाद में पता चलेगा। यह भी बताया गया कि यूं तो प्रस्ताव 50 से ऊपर थे, पर छानबीन करने के बाद संख्या 20 पर आकर ठहर गई है। उन 20 भाग्यशालियों में हमारा भी नाम था। लौटते समय मन बेहद उदास और थका हुआ था। जाते समय मैं जितना चहक रही थी, लौटते समय उतनी ही चुप थी। पापा ने 2 एक बार मेरा मन टटोलने की कोशिश की, पर मेरी बेरुखी देखकर चुप हो गए। वैसे भी हवाई जहाज में चटर पटर बात करने का रिवाज नहीं है। अपनी सीट पर सिर टिकाए मैं आंख बंद करके बैठी रही। कितनी कोशिश की, पर संभाव्य वर महोदय का चेहरा
आंखों के सामने नहीं आ पा रहा था। वैसे उस चेहरे में कुछ खास था भी नहीं। जो भी ग्लैमर था वह विदेश यात्रा का था। बाकी तो एकदम साधारण सी सूरत शक्ल थी। और सच तो यह है कि ठीक से देखने का मौका भी नहीं मिला। हम लोगों को जो आधा घंटा अलॉट हुआ था उस पर तो उनकी माँ और बहन ने ही कब्जा किया हुआ था। श्रीमान जी तो मुश्किल से 8-10 मिनट हमारे पास बैठे थे। मैंने 8 दिन तक जी तोड़ मेहनत करके अपने को संवारा था, पर सारी मेहनत मिट्टी हो गई। अपना हुनर दिखाने का कोई मौका ही नहीं मिला। पता नहीं क्यों जेहन में सुशील दा का चेहरा ही बार बार उभर रहा था। सुशील दा बड़े भैया के मित्र बनकर इस घर में आए थे, पर कब मेरी जिंदगी में दाखिल हो गए पता ही नहीं चला। मेरी पढ़ाई, मेरे शौक, मेरी बेवकूफियां, मेरा गुस्सा सब वे ही झेलते रहे। बड़े भैया के इतने दोस्त थे, पर किसी से मेरी इतनी आत्मीयता नहीं थी। मेरा हर किसी से हंसना बोलना उन्हें पसंद भी नहीं था, पर सुशील दा के लिए कोई रोक नहीं थी। वे इस घर के सम्माननीय अतिथि थे। भैया तो खैर उनके कायल थे ही, पर पापा ने भी मम्मी से कह रखा था, बड़ा होनहार लड़का है, इसे हाथ से जाने नहीं देना है। इंजीनियरिंग के आखिरी साल में ही भैया ने यूएसए जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। पापा ने तो सारी प्लानिंग पहले से कर रखी थी। वे लोग सुशील दास से भी आग्रह कर रहे थे, पर वह अपना मन नहीं बना पा रहे थे। उनका पूरा ही करियर इतना अच्छा था कि कई तरह की छात्रवृत्तियां उन्हें मिल रही थी, और उन्हें डर लग रहा था कि कहीं वे घर पर बोझ न बन जाएं। इस ऊहापोह में काफी दिन निकल गए और भैया करीब महीने भर पहले वहां चले गए। एक बात अच्छी रही कि दोनों का दाखिला एक ही यूनिवर्सिटी में हो गया था। बड़े भैया के जाने के बाद घर सूना हो गया था। सुशील दा के जाने के बाद तो शायद मेरा जीवन ही सूना हो जाता। 2 या 3 साल जो भी थे मुझ पर भारी पड़ने वाले थे। भैया के जाने से पहले पापा ने एक शानदार पार्टी दी थी। भैया ने चाहा था कि इस पार्टी में हमारी सगाई की उद्घोषणा हो जाए, पर वह संभव न हो सका। इस रिश्ते पर अभी बुजुर्गों की मुहर लगना बाकी थी। मम्मी ने कई बार कहा होगा, हम लोग लड़की वाले हैं, एक बार हमें चलकर बात कर लेनी चाहिए, पर पापा कभी राजी नहीं हुए। अपने उच्च पदस्थ होने का दंभ उन्हें एक साधारण से व्यक्ति के घर जाने से रोकता था। वे कहते थे, सब दकियानुसी बातें हैं, आजकल लड़का लड़की सब बराबर है। वैसे हम दोनों के बीच भी अब तक इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। उनसे परिचय हुआ था तब मैं मात्र 15 वर्ष की थी। तब वे मुझे एक बच्ची की तरह ट्रीट करते थे, और उनका व्यवहार अब भी वैसा ही बना हुआ था। पर उम्र के साथ मेरा मन भी परिपक्व होता गया था, और अब वे केवल भैया के मित्र नहीं थे, मेरे बहुत अपने कोई थे। जिस तरह सुशील दा इस घर के प्रिय पाहुन थे, मैं भी उनके घर भर की चहेती थी। मैं उनके मन की था तो नहीं ले पाई थी, पर जैसा लाड दुलार उस घर में मिलता था, उससे लगता था उन लोगों ने मुझे स्वीकार कर लिया है। उनकी माँ तो मुझ पर जान छिड़कती थी। मन में एक क्षीण आशा थी कि शायद जाने से पहले वे अपने दिल की बात मेरे सामने रख दें, पर वैसा मौका ही नहीं आया। उनके जाने में कुल जमा 8 दिन रह गए थे कि एक हादसा हो गया। उनके पिताजी एकाएक हृदयाघात से चल बसे। खबर सुनते ही हम लोग जैसे हतप्रभ हो गए थे, और उन लोगों पर तो जैसे वज्रपात ही हो गया था। सुशील दा की 3 बहनें थी, तीनों विवाहित थी। एक की शादी तो अभी अभी हुई थी। सुशील दा का कार्यक्रम तय होते ही आनन फानन में उसकी भी तारीख तय कर दी गई थी। वह तो अभी हनीमून से लौटे भी नहीं थे कि यह दुर्घटना हो गई। वह तो दुख से एकदम पागल ही हो गई थी। सारे कार्यक्रम निबट जाने के बाद दोनों बहनें तो 15-20 दिन में लौट गई, पर वह 2 महीने यहीं बनी रही। साये की तरह माँ के साथ बनी रहती,
एक बच्चे की तरह उनका ध्यान रखती। पर नई ब्याहुली को वे लोग भी आखिर कितने दिन रोक पाते। एक न एक दिन तो ससुराल भेजना ही था। उसके बाद मैंने कमान संभाल ली। जब भी समय मिलता चली जाती। माँ जी को अपने हाथों से खिलाती, दवा पिलाती, कई बार तो सुलाती भी। मैं चली जाती तो सुशील दा को बाहर जाने का हौसला हो जाता। नहीं तो माँ को अकेले छोड़कर जाने की वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनका मसखरापन एकदम गायब हो गया था। वे बेहद गुमसुम हो गए थे। जब इसी तरह 4 महीने खिंच गए तो पापा बेचैन हो उठे। ये सुशील कर क्या रहा है? पूरी टर्म निकली जा रही है। ये कब ज्वाइन करेगा? आखिर उनसे रहा नहीं गया। एक दिन सुशील दा मुझे छोड़ने आए थे तो उनसे पूछ ही लिया, सुशील, मेरे ख्याल से अब तुम अगली टर्म से ज्वाइन करो तो ठीक रहेगा, क्योंकि इतने दिनों बाद मेकअप करना भी बहुत मुश्किल होगा। सुशीलदा धीरे से बोले, अंकल, अब मैंने जाने का इरादा एक तरह से छोड़ ही दिया है। यही कोई कोर्स कर लूंगा या फिर कोई जॉब ले लूंगा। पापा उन्हें देखते ही रह गए। क्यों भाई? दिस इज ए सुसाइडल डिसीजन। कुछ फाइनेंस वगैरह की प्रॉब्लम हो तो आई कैन अरेंज, लेकिन इस तरह फाइनेंस की बात नहीं है अंकल। वह व्यवस्था तो बाबूजी पहले ही कर चुके थे। नए सिरे से कुछ करना होता तो प्रॉब्लम होती। फिर क्या बात है अंकल, इस समय मेरा घर छोड़ना असंभव ही है। बाबूजी के एकदम चले जाने से माँ एकदम टूट गई हैं। अगर मैं भी बाहर चला गया तो वे बिस्तर ही पकड़ लेंगी। तो इतनी सी बात के लिए तुम अपना करियर तबाह कर दोगे? मैं तो हैरान रह गई। पापा ये कैसी बात कर रहे हैं? सुशील दा का चेहरा भी तमतमा गया। बड़े ही तल्ख अंदाज में बोले, ये इतनी सी बात नहीं है अंकल, मेरी माँ की जिंदगी का सवाल है। पापा को भी शायद तब तक अपनी गलती का एहसास हो गया था। बोले, सॉरी, मैं शायद अपनी बात ठीक से नहीं कह पाया। मेरा मतलब यह था कि यह कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। तुम्हारी 3 बहनें हैं, वे लोग बारी बारी से माँ के पास आकर रुक सकती हैं या वे भी बीच बीच में उन लोगों के पास जा सकती हैं। मुश्किल से 2-3 साल की बात है। फिर एक बार जहाँ जॉब लेकर तुम अच्छे से सेटल हो जाओ तो माँ को भी बुला लेना। मेरी तीनों बहनें शादीशुदा हैं सर। वे अपनी घर गृहस्थी छोड़कर कितने दिन आकर रह पाएंगी? बड़ी दोनों तो जॉब में भी हैं और माँ तो उनकी ससुराल में जाकर कभी नहीं रहेगी। भले ही उन्हें यहाँ अकेले रहना पड़े। और वहाँ सेटल होने का तो मेरा कभी कोई इरादा नहीं था। लौटकर तो मुझे यहीं आना था। पढ़ाई के बाद यहीं जॉब ढूंढना था। सो अब भी ढूंढ सकता हूँ। पढ़ना चाहूँ तो यहाँ भी बहुत स्कोप है। बस विदेश का ग्लैमर नहीं है। और उस ग्लैमर का मोह तो मुझे कभी नहीं रहा। पापा उन्हें ऐसे देखते रह गए जैसे पहली बार देख रहे हों। उसके बाद वाले 2-4 दिन बेहद खराब गुजरे। मेरा मूड बेतरह उखड़ गया था। सुशील दा पर बेहद गुस्सा आ रहा था। इतना बड़ा निर्णय ले लिया और मुझसे पूछा तक नहीं। क्या सचमुच उन्हें मुझसे कोई सरोकार नहीं है? मैं ही पागल की तरह उन्हें मन दे बैठी हूँ। लग रहा था जैसे किसी ने मुझे ऊंचे पहाड़ से नीचे खाई में ढकेल दिया हो। समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और फिर एक दिन पापा ने मुझे अपनी स्टडी में बुलवाया और गंभीर स्वर में पूछा, ईशिता, आर यू सीरियस अबाउट दिस फेलो? विच फेलो? यही मिस्टर सुशील। मेरा मतलब है कि तुम्हारा अफेयर जेन्युइन है या? मेरा आहत अभिमान एकदम फुफकार उठा था। वॉट अफेयर पापा? ही इज जस्ट अ फ्रेंड, अ फैमिली फ्रेंड। बचपन से घर आते रहे हैं, इसलिए थोड़े क्लोज हैं बस। सच कह रही हो? एब्सोल्युटली पापा। तो तुम्हारे लिए लड़के देखना शुरू करूं? मैं चाहता हूं तुम्हारा फाइनल होते होते शादी भी सेटल हो जाए। फिर मैं इत्मीनान से निखिल को देखूंगा। तुम्हारी मम्मी कह रही थी कि एक बार सुशील के लिए पूछ लो, इसलिए पूछ लिया। तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है? देन इट इज ऑल राइट। और फिर पापा ने जोर शोर से वर्ष संशोधन अभियान प्रारंभ कर दिया। शर्त एक ही थी, लड़का एनआरआई हो।
चाहे फिर वह डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर कुछ भी हो। यह दिल्ली प्रवास इस अभियान की पहली किस्त थी। लौट कर आई तो अजीब सी मनस्थिति थी। न घर में मन लगता था, न कॉलेज जाने का मन होता था। चौबीसों घंटे कान दिल्ली वालों के फोन पर लगे हुए थे। इतनी व्यग्रता से मैंने आज तक किसी रिजल्ट की प्रतीक्षा नहीं की थी। इस बीच सुशील दा वाला बुके मेरे कमरे में अनाहत सा पड़ा रहा। एक दिन झाड़ू लगाते हुए हरी ने पूछा, जे फूल अब गंधाने लगे हैं, फेंक दें? तब मुझे उसका ध्यान आया। मैंने धीरे से कार्ड निकाल लिया और फूल जाने दिए। उस शाम पता नहीं क्या सोचकर मैं उनके घर चली गई। वे घर पर नहीं थे। इस बीच उन्हें कोई जॉब मिल गया था। माँ जी घर पर अकेली थी। मुझे देखते ही निहाल हो गई। पहले तो अंक में भरकर खूब प्यार किया, फिर शिकायत करती रही कि इतने दिनों कहाँ गायब रही। तब मुझे भान हुआ कि मैं पूरे 2 महीने बाद आ रही थी। शिकायत का दौर समाप्त होने के बाद वे मेरे लिए ढेर सारा नाश्ता निकाल लाई, गाजर का हलवा, मठरी और भी न जाने क्या क्या। मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि वे फिर से पहले की तरह रसोई से जुड़ रही हैं। सच है, समय बड़े से बड़ा जख्म भी भर देता है। उसी समय सुशीलदा काम से लौटे। माँ, ये क्या गजब कर रही हो? बड़ी मुश्किल से तो उसने अपना वजन घटाया है। इतना खिलाकर उसे मोटी कर दोगी तो उससे शादी कौन करेगा? चुप कर, माँ जी ने झिड़का। एक दिन खाने से कोई मोटा नहीं होता और उससे शादी करने वाले बहुतेरे मिल जाएंगे। तू फिक्र मत कर। उनके स्वर से प्यार छलका पड़ रहा था। माँ, हम लोग टेरेस पर बैठते हैं। उन्होंने नाश्ते की प्लेटें उठाते हुए कहा, चाय बन जाए तो आवाज दे देना। बेकार ऊपर नीचे मत करना। ईशा, तुम पानी ले लो। माँ जी मुग्ध भाव से हम दोनों को ऊपर जाते देखती रही। उनका उस तरह देखना मुझे संकोच और ग्लानि से भर गया। और सुनाइए, आज इधर कैसे कृपा की? उन्होंने एक व्यंग्य उछाला। बस ऐसे ही। उस दिन आप जन्मदिन की बधाई देने आए थे और रुके भी नहीं। आपका धन्यवाद ड्यू था न? क्या उस दिन मेरा रुकना ठीक होता? मैं कुछ नहीं बोली। मैं तो हमेशा की तरह बिंदास चला आया था। घंटी भी नहीं बजाई थी। पर्दे की ओट से मैंने अंकल की बात सुन ली थी। फिर रुकना बेमानी लगा। दरअसल हम लोग जरा जल्दी में थे। फ्लाइट पकड़नी थी। यह बात मुझसे कही जाती तो मैं बुरा थोड़े ही मानता। पापा इस बात को पब्लिक नहीं करना चाहते थे। मुझसे कहने से बात पब्लिक हो जाती है। अब तो यह पूछने में भी डर लगेगा कि उस दिन कहाँ जा रही थी। आपसे क्या छिपाना है। दिल्ली का एक प्रपोजल था, उसी सिलसिले में जा रहे थे। फिर बात बनी, रिजल्ट का इंतजार है। 15 दिन में 20 लड़कियां देखने का प्लान था। निर्णय उसके बाद ही लिया जाएगा। ईशा, तुम्हें यह सब अपमानजनक नहीं लगता? और उपाय भी क्या है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अपना आत्मसम्मान भी, अस्मिता भी। हाँ, आत्मसम्मान भी। सपना जितना बड़ा होता है, कीमत भी उतनी ही बड़ी चुकानी पड़ती है। और मैं सोचता था कि तुम्हारा सपना मैं हूँ। कितना बेवकूफ था मैं। बाप रे, इस आदमी का अहम तो आकाश छूने लगा है। यह नहीं कहते बना कि ईशा तुम मेरा सपना हो। खुद मेरा सपना बनने को बेताब है। आप भी मेरा सपना हो सकते थे सुशील दा, पर क्या करूं? आपने तो आकाश में उड़ना छोड़कर जमीन पर रेंगना शुरू कर दिया है। ईशा, क्या तुम्हारे लिए मेरा यूएसए जाना इतना महत्वपूर्ण था? मेरा अपना वजूद कुछ नहीं? तुम्हारे लिए अमेरिका ही सब कुछ है। मान लो यह निर्णय मैं शादी के बाद लेता तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? शादी? और तुमसे? मैंने कहा और अधखाई प्लेट यूं ही छोड़कर दनदनाती हुई नीचे उतर आई। चाय के कप हाथ में लिए माँ जी रसोई से बाहर निकल रही थी। वे मुझे आवाज देती इससे पहले मैं बाहर निकल गई।
इसके बाद महीनों हमारी मुलाकात नहीं हुई। न वे इधर आए, न मैंने उनके घर का रुख किया। इस बीच हमारा खोजी अभियान जोरों पर था। स्वीकृति और अस्वीकृति का दौर चल रहा था। कुछ पात्र मुझे नहीं जचते थे, कुछ को मैं पसंद नहीं आती, तो कुछ को पापा रिजेक्ट कर देते। बड़ी मुश्किल से एक जगह सबकी सहमति से बात तय हुई। बड़े भैया की छुट्टी आदि की सुविधा देखकर तारीख तय करने की सोच ही रहे थे कि एक अंधड़ सा आया। 11 सितंबर का प्रलय आया और उसके बाद मंदी का एक दौर चला। सैकड़ों इंजीनियर बैरंग वापस भेज दिए गए। मेरे दुर्भाग्य से इन साहब का नाम भी उस सूची में था। वैसे यहाँ आते ही उन्हें चेन्नई में अच्छी नौकरी मिल गई, पर अगर यहाँ वालों से ही करनी थी तो सुशील दा क्या बुरे थे। हम लोगों ने वह रिश्ता खारिज ही कर दिया। इस रिश्ते के खारिज होने के बाद से घर में एक मायूसी सी छा गई थी। मुझे तो यह सोचकर ऊब हो रही थी कि सब कुछ अब नए सिरे से शुरू करना होगा। पापा का उत्साह भी कुछ ठंडा पड़ गया था। कहाँ तो एमसीए करते करते ही मेरी शादी हो जाने की बात थी, अब पास करके भी 6 महीने हो चले थे और मैं अनब्याही बैठी थी। वक्त काटने के लिए मैंने इन दिनों एक कंप्यूटर क्लास में पढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन शाम को वहां से लौटी तो ड्राइंग रूम में पांव देते ही चौंक पड़ी। सुशील दा की दोनों बहनें वहां बैठी थी। मेरी विस्मित मुद्रा देखकर पापा ने बताया, शुभा, विभा सुशील की शादी का निमंत्रण देने आई हैं। अरे वाह, कब है, कहाँ है? मैंने अपने को यथाशक्ति सहज रखते हुए कहा। जयपुर में, इसी 16 को। शुभा दी ने बताया, रिसेप्शन में तो खैर सभी को आना है, पर तुम्हें और निखिल को बारात में भी चलना होगा। विभा दी ने जताया, लड़की, मेरा मतलब है हमारी नई भाभी क्या करती हैं? कुछ नहीं, एमए किया हुआ है, उसे घरेलू लड़की ही चाहिए थी। कहता है बुढ़ापे में माँ को आराम देना चाहता हूँ। कैरियर माइंडेड लड़कियां घर की ओर ध्यान नहीं दे पाती हैं। उन लोगों को गेट तक छोड़कर मैं भीतर आई तो मम्मी बड़बड़ा रही थी, इतना अच्छा लड़का था, सिर्फ आप लोगों की जिद के कारण हाथ से निकल गया। पहली फुर्सत में मैंने उनका मोबाइल मिलाया। सुशील दा, आपने तो हमें शॉक ट्रीटमेंट ही दे दी। नो डाउट इट वॉज प्लेजेंट, बट इट वॉज ए सरप्राइज। तुमने क्या सोचा था मैं देवदास बन जाऊंगा? अरे, क्या बात कर रहे हैं? वही तो। देखो, तुमने अपना सपना सहेजा, मैंने अपना। तुम अपने माँ बाप का दिल नहीं तोड़ सकी, मैं भी अपनी माँ को दुखी नहीं कर सकता। हिसाब बराबर हो गया। अब किसी को किसी से शिकायत क्यों हो? लेट अस पार्ट एज फ्रेंड्स। और उपाय ही क्या था?